जिसको कहते थे। ये सारा चीज हम लोग पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि वर्मी कल्चर क्या होता है, जिसको हम लोग टर्म दे देते हैं वर्मी टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारा प्रोसेस को परफॉर्म कराया जाता है। तो ये जो वर्मी कल्चर का जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये एक बात कर लें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम को हटा के अपने सोशल मतलब डेली लाइफ के बेसिस पे देखें, तभी भी ये हम लोग का जो वर्मी कल्चर वाला जो प्रोसेस होता है, अपने जितने भी एग्रीकल्चर फील्ड वाले जितने भी अपने जितने भी किसान भाई हैं, उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर से यहाँ से हम लोग जो जितने भी जो खाद होते हैं ना, मैन्योर्स जिसको कहते हैं, है ना, वो यहाँ से ऑब्टेन कराया जा सकता है ऑन ए लार्ज स्केल पे, है ना। और ये जो खाद ऑब्टेन होगा, ये जो फर्टिलाइजर ऑब्टेन होगा वर्मी कल्चर के थ्रू, ये जो ये होगा, ये प्लांट के लिए बेनिफिशियल होगा, साथ ही साथ हम लोग के लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल या कोई भी एडिशनल कंपोनेंट इसमें यूज नहीं किया जा रहा है जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग ये हार्मफुल हो। तो ठीक है, तो ये सारा चीज बातें हैं, ये कैसे परफॉर्म करा जाता है, कैसे कौन कौन से इसमें स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, है ना, जो वर्मी कल्चर या फिर वर्मी टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, ये सारा कॉन्सेप्ट, ये सारा स्टेप, सारे मेथड को आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप ये क्लास आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग होगी, और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है तो वर्मी कल्चर आपको देखने में मिल जाएगा, है ना। एमसीक्यू है तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में ही मिल जाएगा, या फिर आगे चल के आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमएससी हो गया, नेट हो गया, गेट हो गया, तो वहां पे भी आपको ये जो इकोनॉमिक्स जूलॉजी है ना, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को 110% है कि आपको मिलेगा। तो ठीक है, तो क्यों ना हम अभी से इसको अच्छे से पढ़ें, जो कि आगे चल के हमको ईजी हो जाए इसको पढ़ने में। सबसे पहले वर्मी टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, वर्मी कल्चर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वर्मी टेक्नोलॉजी क्या होता है, वर्मी टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये चीज हम बात करेंगे। फिर वर्मी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम चलेंगे किसमें, वर्मी कल्चर में, ठीक है। सबसे पहले इसमें पॉइंट देखिए क्या दिया है, द अवेयरनेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज द ग्रेनिंग इंपॉर्टेंस अमंग आवर द फार्मर्स इन द रिसेंट ईयर्स टू प्रोड्यूस ए गुड क्वालिटी क्रॉप्स। ठीक है, पहले के समय में, पहले यानी प्राचीन मतलब कुछ आज से 10 साल पहले के समय में जो खेती होता था, उस दौरान किसी भी टाइप का ये जो अपना जो बोरिया वाला यूरिया लेकर आते हैं या फिर नैनो यूरिया लेकर आते हैं हम लोग मार्केट से, उस समय ये सब नहीं यूज की जाती थी। तो फिर उस समय क्या यूज किया जाता था क्रॉप्स में डालने के लिए, तो वहां पे जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स थे, जैसे काऊ डंक हो गया या फिर जो भी जो कचरा हो गया ना, जो गल सकता है ना, डिकम्पोज हो सकता है, वो सारे कचड़े को अपने खेतों में डालते थे, जिससे उनका जो क्रॉप्स था वो अच्छे से ग्रो करता था। और अच्छे से ग्रो करने के बावजूद ये इसके अलावा ये क्या करेगा, इसमें यील्ड का प्रोडक्शन भी अच्छा होता था, और साथ ही साथ क्या होता था सर, ये साथ ही साथ इसमें इस क्रॉप्स को, इससे जो भी फूड ऑब्टेन्ड होता था, अगर कोई पर्सन खाता था तो उसको किसी भी तरह का कोई भी हार्म देखने को नहीं मिलता था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, उस समय से ये प्रक्रिया चली आ रही है। लेकिन आज के दौर में हम लोग क्या सोच रहे हैं कि एरिया अपने पास छोटा है ना, खेत कम है, अब इस छोटे से खेत में एरिया जो कम है, इसी में हम लार्ज अमाउंट में यील्ड का प्रोडक्शन कर लें। और इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मार्केट से हाइब्रिड वाले सीड्स को लाते हैं, साथ ही साथ हाई टेक्नोलॉजी वाले जितने भी खाद होते हैं ना, जैसे नैनो यूरिया भी आजकल चल रहा है, उसको अपने खेतों में डालते हैं। ठीक है, उससे क्या एक फायदा ये हुआ कि यील्ड का प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन उससे जो उसको जो खा रहा है, जो पर्सन खा रहा है, तो उसको धीरे धीरे क्या कर रहा है, बीमार बना रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज है, इससे हमको बचना चाहिए। देखते हैं आगे, द मेंटेनेंस ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी। अब सॉइल की जो फर्टिलिटी को मेंटेन करना है, प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर को यूज करना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को यूज करना चाहिए, यानी कि जितनी भी जैविक पदार्थ हैं जो कि इजिली डिकम्पोज हो जाए, वही चीज हम लेके अपने खेतों में डाल दे। जैसे जितने भी खर पतवार होते हैं वो इजिली पानी खेत में डाल दीजिए, पानी चला दीजिए, पानी डाल दीजिए, वो 1-2 सप्ताह में वो गल जाएंगे, और जैसे ही गलेंगे, सड़ेंगे, तो वो क्या करता है, एक ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है, यानी कि एक खाद बन के तैयार हो जाता है। आगे देखते हैं, बायो वेस्ट स्पेशली द ऑर्गेनिक
fraction of the solid waste such can be the used for the soil condition after the composition। यानी कि क्या बात करें, जितने भी ठोस जो पदार्थ होते हैं ना, जो जैविक अंश में आते हैं, जो खाद बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे वही हम बात किए कि जितने भी खरपतवार हैं, है ना, खरपतवार में आपका पत्ते आ गए, या फिर बात कर सकते हैं ये जो इवन अपने घर से जो सब्जी की छिलका भी निकलता है या फिर केले के छिलका निकलता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं। और ये जैसे ही इजिली डिकम्पोज होंगे तो ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या फिर इसका मैन्योर का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। रिसाइकल ऑफ द एबिलिटी ऑफ द बायो वेस्ट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज इज द हेल्पफुल कैन बी द रिड्यूस द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब इस तरह हम जितने भी जो ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है या फिर बायो वेस्ट जितने भी हैं, बायो वेस्ट वही बात कर लिया कि जो इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं। अब जैसे ये इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं तो इसको अगर हम अपने फील्ड में डालते हैं तो फील्ड में डालने से ये फायदा होगा कि उस एरिया का उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी सॉइल पॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, है ना। और साथ ही साथ बेनिफिट एक और मिला कि जो वहां का जो क्रॉप है उसका यील्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन हम लोग ये सब ध्यान में नहीं रखते हैं। हम लोग मार्केट से बोले नैनो वो मेरा पड़ोसी वाला है नैनो यूरिया डाला है ना, तो हम भी नैनो यूरिया डालेंगे, है ना। उसका खेत में ज्यादा अनाज निकले तो हमारे खेत में भी ज्यादा अनाज निकलना चाहिए। तो अभी क्या होता है, हम लोग कंपटीशन करने लगते हैं कि उसका उतने छोटे से खेत में इतना ज्यादा अनाज यील्ड हो रहा है ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तो हम भी जाएंगे नैनो यूरिया लेकर आएंगे। ये सब गलत है। फिर आगे देखते हैं, ठीक है। इसको हम बायो वेस्ट से कैसे हम मैन्योर बना सकते हैं, वही है वर्मी कल्चर। वही क्या आता है, वर्मी कल्चर होता है। इसमें देखते हैं एक दो पॉइंट। वर्मी कल्चर इन्वॉल्व द आर्टिफिशियल रेयरिंग और द कल्टिवेशन ऑफ द earthworm and using them for the production of the composite to the natural organic waste। अब बात कर रहे हैं सर किसकी, अब हम बात कर रहे हैं वर्मी कल्चर की। तो वर्मी कल्चर में क्या करते हैं हम, जितने भी बायो वेस्ट होते हैं, है ना, जितने भी बायो वेस्ट हैं या फिर जो आपका ऑर्गेनिक वाले जितने भी सब्सटेंस उससे क्या करते हैं हम लोग, जो भी फर्टिलाइजर है या फिर खाद उसका प्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म। अच्छा, आप लोग क्या बता सकते हो अर्थवर्म का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? पैरिटीमा क्या होता है? पैरिटीमा पोस्ट्यूमा क्या होता है? पैरिटीमा पोस्ट्यूमा होता है। ये क्या होता है, अर्थवर्म का मतलब अर्थवर्म के अलग अलग स्पीसीज होते हैं, तो सबका अलग अलग भी नाम देखने को मिल सकता है, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे भी। लेकिन अगर नॉर्मली बात करें तो पैरिटीमा पोस्ट्यूमा, अगर कोई पूछे आप बता सकते हैं कि सर ये अर्थवर्म का जूलॉजिकल नेम है या फिर साइंटिफिक नेम है। तो इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रेयरिंग कर सकते हैं या फिर कल्टिवेशन करा सकते हैं। किसका? जितने भी बायो वेस्ट सब्सटेंस है उसको डिकम्पोज करा के, है ना, और क्या बना लेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक मैन्योर का फॉर्मेशन कर देंगे। दिस वेस्टेज आर द डिग्रेडेबल इनटू द न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर दैट कैन बी द यूज इन द वर्मी कंपोजिशन या फिर वर्मी कंपोजिस्ट। अब इसके थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि इसके थ्रू जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो क्या होंगे, हाई रीच में न्यूट्रिएंट होंगे। और ये अगर क्रॉप्स को मिलता है ना, या अगर ये क्रॉप्स को मिल गया तो फिर तो क्रॉप्स का बल्ले बल्ले हो गया, उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है वर्मी कल्चर के अंतर्गत। अच्छा, अगला दिया है अर्थवर्म स्पीसीज यूज्ड फॉर द वर्मी कल्चर। अब अर्थवर्म के कौन कौन से स्पीसीज हो सकते हैं जो कि हम वर्मी कल्चर में इन्वॉल्व करा सकते हैं। जैसे देखिए आपके फिगर में दिया है पेरियोनॉक्सिक्स दिया है, फिर एरिसिना दिया है, फिर आपका यूडेलिस दिया है। ये 3-4 ऐसे अर्थवर्म के मेंबर हैं जो कि क्या करते हैं, हम लोग वर्मी कल्चर के मेथड में इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। इसमें देखिए एक दो लाइन पढ़ लेते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अर्थवर्म आर द लिविंग इन आवर सॉइल। अपने जो मिट्टी है ना, इसमें अलग अलग टाइप के अर्थवर्म पाए जाते हैं। बहुत तमाम सारे अर्थवर्म, कुछ लाल कलर का होता है, कुछ भूरे कलर के होते हैं, कुछ एकदम गाढ़ा काला कलर का भी देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप के देखिए फिगर में भी आपको देखने को मिल सकता है ना। तो कई तरह के हमको अर्थवर्म देखने को मिलता है। लेकिन द वास्ट कम्युनिटी ऑफ द अर्थवर्म वेनली आर फाउंड, वेरी फ्यू स्पीसीज कैन बी द यूज्ड बाय द वर्मी
कंपोजिट प्रोडक्शन। लेकिन इतने सारे स्पीसीज हैं अर्थवॉर्म के, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे ही चुनिंदा स्पीसीज हैं अर्थवॉर्म के, पैरेटीमा के कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, वर्मी कल्चर के अंतर्गत उसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आप बात कर लें कि पेरिनॉक्सिक है जो कि इंडियन अर्थवॉर्म हो गया, है ना, एरिसीना है जो कि रेड वॉर्म के नाम से जानते हैं, फिर आपके पास अफ्रीकन नाइट क्लेवर के नाम से भी एक होता है। तो ये जो 3 स्पीसीज हैं, मेनली इन 3 स्पीसीज को देखिए फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 स्पीसीज से हम क्या कर सकते हैं, वर्मी कल्चर के प्रोसेस को परफॉर्म करा सकते हैं और यहां से हाई अमाउंट में रिच न्यूट्रिएंट का प्रोडक्शन भी करा सकते हैं, जिससे प्लांट के लिए बेनिफिशियल होगा। जब प्लांट के लिए बेनिफिशियल होगा तो साथ ही साथ उसको फीड करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो किसी भी एनिमल की बात कर लें या फिर कोई ह्यूमन की बात कर लें, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जा रहा है ऑर्गेनिक मैन्योर का फॉर्मेशन करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला दिया है वर्मी कॉम्पोजिशन। वर्मी कॉम्पोजिशन क्या होता है सर, 1-2 लाइन इसके बारे में देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करें। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं बायो वेस्ट से हम क्या बना दें, बायो वेस्ट जो भी सब्सटेंस है, बायो वेस्ट जो भी सब्सटेंस है ना, उससे हम क्या बना दें, न्यूट्रिएंट का फॉर्मेशन करा दें, जो कि प्लांट के लिए या फिर सॉइल के लिए बेनिफिशियल साबित हो। तो इसी को क्या कहते हैं, वर्मी कॉम्पोजिशन कहते हैं। It is the important component of the organic farming which can be converted bio waste into the nutrient rich organic manure by using the earthworm। देखिए सर, यही बात हम लोग की है कि ये क्या होता है, एक तरह का ऐसा मेथड होता है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जितने भी क्या होता है बायो वेस्ट हैं, जितने भी क्या है बायो वेस्ट हैं, उसको कन्वर्ट करा दिया जा रहा है, किसमें, उसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है ऑर्गेनिक मैन्योर्स में, विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म, विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म। इसी मेथड को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्मी कॉम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। द बोरोइंग एंड द सॉइल फीडिंग हैबिटेट्स ऑफ द अर्थवॉर्म मेक द सॉइल porous which the permit both the aeration and the quick absorption of the water। आप लोग कभी भी खेतों में गए होंगे तो अभी धान का फसल चल रहा है ना, तो अगर अब इस समय अगर आप खेत में जाएंगे तो देखेंगे मिट्टी में क्या दिखेगा, छोटे छोटे इस तरह बिल्डिंग टाइप का दिखेगा, खूब ऊंचा ऐसा दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा। यानी कि इस टाइप का जो भी चीज दिखा आपका मिट्टी वाला हिस्सा, तो आप ये तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पे आपका अर्थवॉर्म है और ये इसका फीकल मैटर है। ये कैसे निकला, इसके बगल में देखिए छोटा सा एक बील होगा, उसी बील से यानी कि बोरों में से क्या करेगा, ये मिट्टी को बाहर निकालेगा। ये मिट्टी नहीं होता, इसका ये फीकल मैटर होता है, जो कि हाई रिच अमाउंट में ऑर्गेनिक मैन्यूल्स का ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो ये जब ये मिट्टी बनाता है, बोरोइंग बनाता है, तो इसमें क्या होता है, बाहर का जो भी हवा है मिट्टी के अंदर इंटर करता है। अब जैसे मिट्टी के अंदर इंटर करेगा वहां पे, यानी कि वहां पे क्या कर रहा है, एरिएशन का प्रोसेस कर रहा है, और वहां पे जो भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सॉइल में वाटर एब्जॉर्प्शन करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि वो एयर के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, एरिएशन वाला प्रोसेस हो रहा है। इस दौरान क्या होगा, इसमें जो सॉइल का एब्जॉर्प्शन करने, वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। इट फीड्स ऑन द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड excretes it the digested form known as the casting। क्या बोलते हैं इसको, कास्टिंग। यानी कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम खरपतवार डाल दिए, घास फूस ये सब डाल दिए, अब इसमें हम क्या डाल दिए, अर्थवॉर्म भी है। अब खेत में जाहिर सी बात है अर्थवॉर्म है, अब ये अर्थवॉर्म क्या करेगा, इस घास फूस को खाएगा और मिट्टी में बील बनाएगा ना। अब बनाएगा यानी कि इसमें से एरिएशन वाला प्रोसेस कर रहा है, साथ ही साथ ये वाटर एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी को बढ़ा दिया। अब सपोज कीजिए ये कोई अर्थवॉर्म है, ये अर्थवॉर्म इसको फीड किया, और फीड करने के बाद क्या करेगा, इसका जो फीकल मैटर होगा, यानी कि जो डाइजेस्टेड फॉर्म में जो डाइजेस्टेड फॉर्म में, सॉरी अनडाइजेस्टेड फॉर्म में जो एक्सक्रीट आउट कर रहा है,
ठीक है। अर्थवर्म जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में जो एक्सक्रीट आउट करेगा फीकल मैटर के थ्रू, उसी क्या कहते हैं, कास्टिंग के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है, हाई रिच न्यूट्रिएंट होता है। क्या होता है ये, हाई रिच न्यूट्रिएंट होता है। द कंपोजिशन इज जनरली कॉल्ड द वर्मी कॉम्पोजिशन। इस टाइप का जो कंपोजिशन होगा इसको हम क्या बोलते हैं, वर्मी कॉम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। अच्छा, इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद एक लाइन में अगर समराइज करने की कोशिश की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी बायो वेस्ट सब्सटेंस है, अगर उसको हम क्या कर दें, न्यूट्रिएंट में हाई रिच ऑर्गेनिक मैन्योर्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्मी कॉम्पोजिशन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो अर्थवर्म है जितने भी बायो वेस्ट सब्सटेंस हैं उसको फीड करते हैं, और फीड करने के बाद अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। और ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल क्या होता है, कास्टिंग के नाम से जानते हैं, और जो कि हाई रिच न्यूट्रिएंट होता है ना। इस सारे कॉम्पोजिशन को क्या कहते हैं हम लोग, वर्मी कॉम्पोजिट के नाम से जानते हैं। तो आई होप ये वर्मी कॉम्पोजिशन वाला पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वही चीज आपका हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है, हिंदी में पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं वर्मी कॉम्पोजिट का अगला पार्ट, इसका जो एक्सक्रीट फॉर्म है वो क्या होता है, ठीक है। आप देखिए दिया हुआ है, द वर्मी कॉम्पोजिट्स इज द एक्सक्रीटेड विच इज द फाइन ग्रेन्यूल्स ऑर्गेनिक मैटर फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय द अर्थवर्म। वही चीज हो गया कि जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसमें से मतलब अर्थवर्म फीडिंग कर रहा है उसको, है ना। अर्थवर्म फीडिंग किया और वो क्या किया, अपने बॉडी से अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को निकाला, उसी को क्या कर दिया हम लोग वर्म कास्टिंग के नाम से जानते हैं। इट इंप्रूव्स फिजिकली, केमिकली एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल एंड मेक इट द आइडियल फर्टिलाइजर ऑफ द सॉइल। अब ये जो वर्म्स कास्टिंग निकला है ना, कीड़े का जो मल निकला, उसको वो अब क्या होगा, वो सॉइल की फर्टिलिटी को, या फिर बात करें उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को, या फिर बात करें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, या फिर बात करें सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज को, अब ये जो कास्टिंग है ये क्या किया, उसको इंप्रूव कर दिया, है ना, उसको और अच्छा बना दिया। अब जैसे ही अच्छा बना दिया यानी कि एक तरह का ये क्या हो गया, फर्टिलाइजर का काम करने लगेगा, ठीक है। अब फर्टिलाइजर का काम करने लग गया। अगला इसमें पॉइंट दिया है मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वर्मी कॉम्पोजिशन। ठीक है भैया, सर हम बात कर लिए कि वर्मी कॉम्पोजिशन हम बात कर लिए, अच्छे से हम समझ लिए। अब बात आती है सर इसमें कौन कौन से मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी जो कि हम वर्मी कॉम्पोजिशन करा सकते हैं या फिर कर सकते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्या दिया, बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट आर द यूज फॉर द प्रोटीएंट ऑर्गेनिक रिसोर्सेज फॉर द वर्मी कॉम्पोजिशन दे आर। इसमें क्या क्या से इन्वॉल्व होंगे जो कि अगले स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट सच हैज द क्रॉप रेसिड्यूल्स, है ना, क्रॉप रेसिड्यूल्स हो गया, वेजिटेबल्स वेस्ट हो गया, शुगर कैन ट्रेस हो गया। यानी कि अगर हम खेत की बात कर लें तो खेत में से जो भी, जैसे अभी धान की खेती हो रही है, धान का जैसे ही कल्टीवेशन होगा उसमें से पुआल निकलेगा, है ना, पुआल निकलेगा, वो क्या होगा, एक तरह से क्रॉप रेसिड्यू का काम कर रहा है ना, क्रॉप रेसिड्यू कह रहे हैं, यानी कि जो क्रॉप का जो वेस्ट मटेरियल हो गया। अब पुआल का अपना कोई काम नहीं, लेकिन वही पुआल अगर हम खेतों में डाल देते हैं, अगर वो सड़ता है, डिकम्पोज होता है, अर्थवर्म उसको फीड करता है ना, फीड करने के बाद वो क्या बना देगा, वो बायो वेस्ट से कन्वर्ट कर देगा, किसमें, ऑर्गेनिक मैन्यूअल्स में कन्वर्ट कर देगा। या फिर हम बात कर लें जितने भी वेजिटेबल वेस्ट निकल रहे हैं, यानी कि अपने घरों से जितने भी सब्जियों की छिलकियां निकल रहे हैं, वो भी क्या है, ये वो भी क्या करेंगे, वर्मी कॉम्पोजिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। या फिर शुगर कैन ट्रेस हो गया, शुगर कैन ट्रेस का मतलब क्या हो गया, जब हम लोग गन्ना का जूस पीने जाते हैं तो उस दौरान क्या होता है, शुगर कैन में से गन्ना का जूस निकल गया, अब उसका जो छिलका बच गया, कचड़ा, जो गन्ने का जो कचड़ा बचा है ना, वो भी क्या होता है, एक तरह का बायो वेस्ट होता है। ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, वर्मी कॉम्पोजिशन का प्रोसेस को परफॉर्म करा सकते हैं। अगला देखिए, क्रॉप रेसिड्यूल्स सच एज द राइस स्टॉक्स, टी वेस्ट, सीरियल एंड द पल्सेस रेसिड्यूल्स, राइस हक्स, तंबाकू वेस्ट, ये सब जो है ना, यानी कि जो अवशेष निकल रहे हैं, जो पुआल निकल रहे हैं, वो सब से भी, या फिर बात कर लें जो चाय पत्ती की जो खेती होती है वहां से जो कचरा निकलता है, या फिर जो भी सीरियल क्रॉप्स होते हैं, धान हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, यहाँ से जो कचरा निकला, या फिर राइस की जो पुआल, मतलब पुआल हो गया, है ना, तंबाकू के जितने भी वेस्ट होते हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वर्मी कंपोजिशन में। आगे देखिए, लीफ फिल्टर लिटर
यानी कि पत्तों का जो कचरा होता है इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्मी कंपोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये फल और सब्जी के जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, वर्मी कंपोजिशन वाले प्रोसेस को परफॉर्म करा सकते हैं। यानी कि घर से जो भी सब्जी सड़ गया या फिर जो मंडी में जो सब्जी सड़ जाता है या फिर फल जो सड़ जाता है उससे हम क्या कर सकते हैं, वर्मी कंपोजिशन वाला प्रोसेस को परफॉर्म करा सकते हैं। या फिर बात कर लें जितने भी एनिमल वेस्ट होते हैं, जैसे कैटल डंग हो गया, है ना, काउ डंग हो गया, बफेलो, गॉट, ये सब सबके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं यहां से भी हम इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं वर्मी कंपोजिशन में। आगे दिया पोएट्री, यानी कि जो मुर्गी का जो फीकल मैटर जो निकलता है उससे भी हम लोग कर सकते हैं। या फिर PIG सुअर का जो होता है ना उससे भी कर सकते हैं। या फिर गॉट हो गया, सीप हो गया, इनके जितने भी वेस्ट मटेरियल या फिर फीकल मैटर निकलते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, वर्मी कंपोजिशन में। ठीक है, वर्मी कंपोजिशन में ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो बायोगैस घोल है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा सर, अब मेथड क्या क्या होगा, किस प्रोसेस के थ्रू अब इसको परफॉर्म कराया जाएगा। देखिए दिया है, वर्मी कंपोजिशन मेथड कैन द रेंज फ्रॉम द वॉर्न बीन्स इन द किचन फ्रॉम द हाउस होल्ड स्वयं टू द लार्ज मैकेनाइज्ड सिस्टम। अगर हम बात करें वर्मी कंपोजिशन वाले प्रोसेस को परफॉर्म कराने की, तो हम अपने घर के जो किचन है वहां से स्टार्ट कर सके हम बड़े लेवल तक के मतलब जगह में इसको हम परफॉर्म करा सकते हैं। अब जैसे किचन की बात हुई सर, किचन की बात हुई तो घर में जो किचन में जो भी सड़ा गला जो कुछ निकला सब्जी का या फिर फल का या फिर उनकी छिलका ही क्यों नहीं निकले, तो वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और बड़े लेवल पे कहाँ जा सकते हैं सर, बड़े लेवल मंडी से टन की टन, है ना, कई सारे टन वेस्ट मटेरियल निकल रहा है तो वहां तक का भी हम प्रोडक्शन इन्वॉल्व करा सकते हैं। विच कैन बी एबल टू एकोमोडेट टन्स ऑफ द ऑर्गेनिक मेटल। देखिए आ गया ना यहाँ तक, यानी कि हम कई टन तक हम ये ऑर्गेनिक जो बायो वेस्ट सब्सटेंस है वहां पे हम यूज कर सकते हैं। इन जनरल दिस मेथड दे आर द फॉलोइंग टाइप। इसमें कुछ कुछ अलग अलग टाइप्स के देखने को मिल सकता है। वो कौन कौन सा होगा, सबसे पहला है आपका बायो कंटेनर, है ना, बीन कंटेनर मेथड। बीन कंटेनर मेथड यानी कि एक कंटेनर बना के उसमें हम ये सारा चीज को डाल के फिर उसको डिकम्पोज करा सकते हैं। या फिर वर्मी कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल इन द फील्ड पिट, या फिर कोई बड़ा सा खेत है उसमें सारा चीज हम वेस्ट मटेरियल को बिछा दिए, फिर उसमें क्या डाल दिए, मतलब डाल दिए और फिर वहां पे अर्थवॉर्म को डाल दिए, तो फिर वहां पे भी लार्ज अमाउंट एरिया में भी इसको परफॉर्म कराया जा सकता है। या फिर वर्मी कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट और द ग्राउंड हिप्स, यानी कि और ग्राउंड हिप्स का मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए ये जो नहीं होता है, ये छोटा सा एरिया जैसे सुअर पालन होता है या फिर मुर्गी पालन होता है तो उसका, या फिर बकरी पालन होता है, तो उनका एक क्या कहता है, एक स्पेसिफिक एरिया को कवर कर दिया जाता है कि इसी एरिया में हम सारे एनिमल को रख रहे हैं। तो इस वाले एरिया में भी क्या कर सकते हैं, हम अपने वर्मी कंपोजिशन वाले प्रोसेस को परफॉर्म करा सकते हैं। या फिर हम गड्ढा खोद दें, गड्ढा कर दें और इसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल डाल दें, फिर इसमें भी करा सकते हैं। या फिर अपने पास कोई खेत है, कोई फील्ड है, इसमें हम क्या करें, वेस्ट मटेरियल को डाल दें, फिर इसमें भी हम करा सकते हैं वर्मी कंपोजिशन का, है ना। तो बात समझिएगा। तो ये सारे जो एरिया है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वर्मी कंपोजिशन वाले मेथड को परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे दिया सबसे पहले बीन मेथड, यानी कि हम अगर गड्ढा कर दें, है ना, तो उसमें हम कैसे करा सकते हैं। इट इज द रेयरिंग ऑफ द अर्थवर्म इन द कंटेनर और द बीन। अब इस मेथड में क्या कर सकते हैं, हम एक कंटेनर बनाएंगे या फिर बीन बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, अर्थवर्म की रेयरिंग करने वाले हैं। दिस कंटेनर इज द हाफ फिल्ड विद द बाइंडिंग मटेरियल सच हैज द सीडेड कार्डबोर्ड, लीफ, पैडी हस्क, क्रॉप्ड चौक, डस्टर, ये सब। देखिए क्या किए, एक कंटेनर लिए या फिर हम मिट्टी में गड्ढा बना दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल भाषा में आपको बता रहे हैं, ये सब ना बता के क्या किए कि इसमें हम क्या किए, सबसे पहले हम क्या डाल दिए, कुछ एरिया तक, कुछ डिस्टेंस तक क्या डाल दिए, हम डाल दिए बायो वेस्ट मटेरियल डाल दिए। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक दो इसमें अर्थवर्म डाल दिए। एक दो अर्थवर्म के डालने का मतलब ऐसे कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये अर्थवर्म, एक अर्थवर्म, दो अर्थवर्म, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर क्या कर दिए, फिर इसके ऊपर क्या डाल दिए, ये जो बायो वेस्ट मटेरियल है इसको हम डाल दिए कुछ लेयर तक। फिर इसके बाद क्या किए हम, एक दो फिर इसमें और हम अर्थवर्म को डाल दिए, ठीक है। फिर क्या किए, अब इसको फिर इसको ढक दिए।
इस टाइप का जो लेयर बन रहा है ना, इस टाइप का लेयर को हम किस में यूज करते हैं, बीन मेथड में यूज करते हैं या फिर कंटेनर मेथड में यूज करते हैं, जिससे बायो वेस्ट कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप जब भी नोट्स बनाए तो ये सारा चीज अपने कॉपी में पॉइंट वाइज करके इसको नोट कर लीजिएगा। वही चीज दिया हुआ है यहाँ पे भी। अगला पॉइंट क्या दिया है, ये देखिए, यही चीज हम लोग बात किए ना कंटेनर वाला, या कि क्या किए, एक फ्लैट कंटेनर बना दिए या फिर मिट्टी में गड्ढा खोद के इसका कंटेनर बना दिए। आई होप कि अभी फिगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा होगा इसमें, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो वहां पे आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अभी फिलहाल हम ये बता दें यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके कि सपोज कीजिए ये कोई हम गड्ढा बना दिए, इस गड्ढे में क्या किए हैं, सबसे पहले एक लेयर ऐसा बनाया है जिसमें जितने भी बायो वेस्ट सब्सटेंसेस को डाल दिए हैं। फिर एक लेयर ऐसा लगाए हैं इसके ऊपर वाला जिसमें जितने भी अर्थवर्म है, 3-4 अर्थवर्म जो अपने अकॉर्डिंग इसको डाल दिए हैं, और फिर इसको कवर कर दिए हैं, या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल है, बायो वेस्ट मटेरियल, उसी से इसको कवर कर दिए हैं। और इसको क्या करते हैं, 1-2 सप्ताह के लिए, 1 महीने तक के लिए इसको छोड़ देते हैं। और जैसे इसको इसमें मतलब हमेशा पानी नहीं देते रहेंगे, और कुछ समय के बाद ऐसा आएगा कि ये सारा चीज ये इस तरह ये खाद बन के तैयार हो जाएगा। ये ब्लैक ब्लैक खाद बन के तैयार हो जाएगा। अब जैसे ही खाद बन के तैयार हो जाएगा छोटे छोटे हिस्सों में, तो उसको फिर उसको जाली से उसको चाल देते हैं। जैसे हम लोग जब घर और बनता है तो बालू नहीं चालते हैं लोग, जितने लोग गांव से बिलोंग कर देखे होंगे आप लोग शायद, जो बालू चाल, कंकड़ अलग हो जाता है, बालू अलग हो जाता है, उसी तरह इसको क्या कर देता है, अब इसको चालने वाला प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, है ना। और यहाँ से जो अर्थवर्म होता है वो अलग कर दिया जाता है, और जो भी मैन्योर्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं, वो अलग कर दिया जाता है, और उसको अपने फील्ड में उसको डाल दिया जाता है। तो ये क्या होता है, हाईली रिच अमाउंट में ऑर्गेनिक मैन्योर्स बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका बीन मेथड। आगे है कि अच्छा, इसमें एक ही मेथड देके रखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी अदर जो मेथड था ना, फील्ड वाला जो था, या फिर एक और मेथड था, उसमें भी यही प्रोसेस को अपनाया जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस को उसमें भी अपनाया जाता है। अब दिया है एडवांटेज क्या क्या है इसके, वर्मी कंपोजिट का या फिर वर्मी कल्चर का क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, द वर्मी कंपोजिशन इज अ डार्क ब्राउन इन कलर एंड सिमिलर टू द फार्म यार्ड मैन्यूर्स इन द कलर एंड द अपीयरेंस। ये क्या दिया भैया, ये लाइन कुछ गलत है, यहाँ पे कुछ मिस टाइपिंग हो गया, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द इट इज द रिच सोर्स ऑफ द, हाँ ये सही है, ये अगर ये अलग देखिए, इट इज द रिच सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ, इट मेक द सॉइल फर्टिलिटी। अब इसका जो मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या होगा कि इससे जो बनने वाले जितने भी न्यूट्रिएंट होगा वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। साथ ही साथ जो सॉइल है, जिस सॉइल में उसको हम इंपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है, वो सॉइल में भी क्या होगा, किसी भी टाइप का कोई भी पॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो ये एडवांटेज में आप लिख सकते हैं। लेकिन जो पहला पॉइंट आपके सामने जो लिखा हुआ था ना, वो कहीं और का पॉइंट यहाँ पे पेस्ट हो चुका है या फिर टाइप हो चुका। तो जब भी आप बनाएंगे अपने कॉपी में नोट्स, तो ये वाले पॉइंट को अपने कॉपी में इसको नहीं नोट करेंगे। ठीक है, ये कहां से स्टार्ट करेंगे, ये दूसरा वाला। ठीक है, और इससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है, इट इंप्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर, textile aeration and water holding capacity that have to prevent the soil erosion। अब दूसरा इसका एडवांटेज ये देखने में मिलेगा कि अगर हम वर्मी कंपोजिट अपने खेतों में डाल रहे हैं या फिर सॉइल में डाल रहे हैं, तो इनका जो क्या होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो भी क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा और अच्छे क्वालिटी के हो जाएंगे। साथ ही साथ सॉइल में जो एरिएशन वाला जो प्रोसेस था या फिर सॉइल में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो पहले से क्या हो जाएगा, वो पहले से बेहतर हो जाएगा या फिर इंप्रूवमेंट हो जाएगा, जिससे आगे चल के फ्यूचर में सॉइल इरोशन वाला जो प्रोसेस होता है, सॉइल इरोशन मतलब जो मिट्टी कटाव वाला जो प्रोसेस होता है, ये बहुत कम हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा। यानी कि मिट्टी को हम रोक के मतलब कि मिट्टी में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो एक जगह रुकी रहेगी, पानी में बहेगी नहीं। अगला देखिए क्या दिया है, इट कंटेन्स द वेरिएबल विटामिन, एंजाइम्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स सब्सटेंसेस फॉर टू इंक्रीज द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ द प्लांट।
अब इसी से क्या होता है, इसमें हाई अमाउंट में जो प्लांट है उसको क्या मिलेगा, एंजाइम मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, ग्रोथ रेगुलेटर्स सब्सटेंस मिलेंगे, जिससे प्लांट की जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ जो प्लांट की जो साइज ग्रोथ है ना, प्लांट की जो ग्रोथ हाइट है वो भी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, प्लांट ग्रीन कलर का हो जाएगा, हरा भरा दिखेगा। तो ये सारा चीज स्टेप्स हमको दिखने वाला है वर्मी कंपोजिट के थ्रू या फिर वर्मी कल्चर वाले प्रोसेस के थ्रू। आगे देखते हैं नेक्स्ट इसका क्या दिया हुआ है, इट एनहेंस डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल टू द सॉइल। ठीक है, देखिए वर्मी कंपोजिट से जो ऑर्गेनिक मैटर मिलता है या फिर ऑर्गेनिक मैन्यूल्स मिलता है, ये मार्केट में भी आजकल अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो अवेलेबल होते हैं अपने जो यूरिया आता है या फिर नैनो यूरिया आता है उससे कई ज्यादा दामों में ये मार्केट में बिकता है। तो लोग इसको लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, वो ज्यादा दाम में बिक रहा है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे मिट्टी वाला खाद, है ना, आई होप आप लोगों में से कई लोग सुने होंगे मिट्टी वाला खाद। उसमें जो मिट्टी वाला खाद होता है ना, वो 2000 रुपया बोरा के आसपास में आता है या फिर 1800 के आसपास में आता है। वहीं पे जो यूरिया का जो बोरा आता है वो 300 रुपया में आ जाता है। तो लोग जो फार्मर होते हैं वो ज्यादा प्रीफर करते हैं यूरिया, नॉर्मल यूरिया वाले को, क्योंकि वो सस्ता मिल जा रहा है और उसकी इफिशियंसी भी ज्यादा है ना। लेकिन ये जो वर्मी कंपोजिट वाला जो मिट्टी वाला जो खाद है, इसमें क्या होता है, हाई रिच विटामिन एंजाइम, अभी हम लोग सब चीज देखे हैं, वो सारा चीज इसमें ज्यादा है, और ये इसलिए ये क्या होता है मार्केट में कॉस्टली बिका जाता है। तो फार्मर सस्ता वाला को प्रीफर करते हैं, है ना, बोलते हैं काम तो एक ही कर रहा है, उनको क्या पता कि आगे चल के सॉइल की एफिशिएंसी को खराब करेगा या फिर उसको स्ट्रक्चर को बदल देगा या फिर हम लोग को नुकसान पहुंचाएगा। तो इन सब की उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन अब जैसे हमको पता चला तो उन लोग को बताना हम लोग का फर्ज हो जाता है। अगला क्या दिया है, वर्मी कंपोजिट द फ्री फ्रॉम द पैथोजन एंड द टॉक्सिक्स एलिमेंट। अब जो वर्मी कंपोजिट होता है यानी कि जो मिट्टी वाला खाद है, ये क्या होता है, ये पैथोजन से फ्री होता है ना। पैथोजन से फ्री मतलब इनमें कोई भी जीवाणु या फिर कोई भी अदर पैथोजन इस पे अटैक नहीं करता, प्लांट पे अटैक करने में नहीं करता, और इनमें किसी भी टाइप का टॉक्सिक एलिमेंट भी नहीं देखने को मिलता है। आगे देखे, वर्मी कंपोजिट इज रिच इन द बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोरा, है ना। तो माइक्रोफ्लोरा में भी ये बेनिफिशियल साबित होता है। ओ अब ये तो खत्म हो गया, है ना। तो ये हुआ आपका वर्मी कंपोजिशन या फिर वर्मी टेक्नोलॉजी या फिर आप कह लें वर्मी कल्चर वाला पोर्शन आपका क्लियर हुआ, ठीक है, कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये जो टॉपिक होगा सबसे इंटरेस्टिंग लगा होगा, है ना, एज कंपेयर टू एपीकल्चर, सेरिकल्चर, वो भी अपने आप में इंटरेस्टिंग थे, लेकिन ये जो आपका जो वर्मी कंपोजिशन वाला जो था या फिर वर्मी कल्चर वाला था, ये मोस्ट इंटरेस्टिंग देखने को मिला होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का क्लास। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें किसी भी टाइप का डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो नोट्स है आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपका जो ये पीडीएफ है आपको ऐप पे ही अवेलेबल करा दिया हो जाएगा। ठीक है, और अपना नोट्स को भी प्रिपेयर करते रहिए, अप टू डेट रहिए, जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं उतना अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।